नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ री एग्जामिनेशन जो 2023 वाला है अनाउंस हो चुका है जुलाई 2025 में होने के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोग अपनी पेड क्विज देख रहे हैं, कई सारे वीडियोस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे अगला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है भारत के संविधान में कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो जितने भी ब्रिटिश टाइम पीरियड के एक्ट्स हैं उसके कुछ कुछ विशेषताएं रही, खास करके 1909 का एक्ट, 1919, 1935 और 1947, ठीक है। तो इन सभी में जो विशेषताएं हैं उसको आप लोग पढ़िए। अगर 35 के एक्ट की बात करें तो भारत में अभी जो ये फेडरल स्कीम है, संघीय योजना है ना, तो इसको अडॉप्ट किया गया है। 1915 में गांधी जी के भारत लौटने के बाद किसने उन्हें इस भूमि और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी थी, लगभग 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो इनकी ही एडवाइस थी। फिर आगे आप देखते हैं कि इसी क्रम में फिर वो चंपारण सत्याग्रह वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे हम दोनों ही भाषाओं, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो जिसमें भी आप सूटेबल आपके लिए है उसको फॉलो कीजिए। निम्नलिखित में से कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था। तो काफी फेमस है इसका इन्वेजन, तैमूर है ना, जिसको इसका मूल नाम जो था ये तैमूर लैंग या लेन भी कई बार मिलता है, ऑप्शन सी। इसमें से विषम यानी ऑड को चूज करना ऑप्शन में से। तो देखिए हमारी एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं पृथ्वी के ऊपर की 5 प्रमुख, हमने पहले भी शायद डिस्कस किया है। तो ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये सब उसके भाग है। एस्थेनोस्फियर जो हमारा है ये पृथ्वी है ना के आंतरिक हिस्से का भाग है, ठीक है। तो ये ऑड हो जाएगा। 1867 में स्थापित सुधारवादी समाज जिसका नाम था प्रार्थना समाज, इससे संबद्ध कौन नहीं है विकल्पों में से। बहुत ध्यान से देखा गया सही गलत क्या पूछा गया है। कई बार आप इसको पढ़ेंगे कि कौन संबद्ध है, अब एक ही नाम आपको दिखा तो आपने तुरंत उसको टिक करके आंसर की में लगा दिया है ना, तो जिससे आंसर गलत हो गया आपका, ठीक। तो ये जो है एक सोशल रिफॉर्म के लिए जो स्टैब्लिश हुआ हमारा मुंबई में है ना ये ऑर्गेनाइजेशन, तो ये गोविंद रानडे है ना और आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, ये तीनों संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक जी जो है ये ऑड हो जाएंगे, इनका संबंध प्रार्थना समाज से नहीं है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे आई.के. गुजराल जी की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वनस्पतिक रूप से आकार के आधार पे, है ना, ध्यान देने वाली बात है। तो पौधे जो होते हैं उसको 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तीनों को आप इसको देख लीजिए, जड़ी बूटी, झाड़ियां और पेड़, यानी कि हर्ब, श्रब और ट्री, है ना। तो ट्री आकार में सबसे बड़े होते हैं, फिर श्रब और फिर सबसे छोटे हर्ब माने जाते हैं, ठीक। तो अब इस संबंध में सही कथन का चयन करना है। 2 स्टेटमेंट हमारे पास है। तो गेहूं की फसल, जैसे कि अभी देख रहे हैं इस समय गेहूं की फसल काटने वाला सीजन आ गया है ना। तो क्या है गेहूं हमारा जो है, इसका यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नेम भी लिखा है ट्रोटिकम। तो ये घास परिवार से संबंधित है ना। तो घास बेसिकली किस पार्ट में आता है, हर्ब में, है ना। और जो है ये यहाँ लिखा है ना कि गेहूं जड़ी बूटी नामक श्रेणी आती है, तो वही क्या है, हर्ब, है ना। तो ये जो है दोनों कथन हमारे ठीक ही हैं। नेक्स्ट है एक्वारेजिया, एक अम्लीय संक्षारक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण है जिसमें केंद्रित नहीं सान्द्रित होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी 3 यूनिट और मतलब बेसिक 3:1 होता है ना। तो 3 यूनिट जो है HCl और ये नाइट्रिक एसिड की जो है 1 यूनिट,
ये जो आगे लिखा है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सोने और प्लेटिनम को भंग करने, यानी कि जो गोल्ड वगैरह की शॉप्स होती है ना, तो वहां पे इसको जैसे कोई शेप में है कोई हमारा गहना, उसको डिसॉल्व करेंगे, फिर उससे कुछ दूसरा बना लेते हैं, और कई बार उसको क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं ना। तो इसका रेशियो पूछते हैं कि एक्वा रेजिया जो है किस रेशियो में पाया जाता है, तो 3:1। किस किस में? HCl और HNO3। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटीन तथा फ्रैंकफर्ट पत्तन का संबंध किस नदी से है? तो यहाँ पे यूरोप में ये बेसिकली पोर्ट्स स्थित हैं और रिवर संबंधित है इससे ओडर। ओडर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर जो है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है हमारा इसका है पोलैंड का, है ना। तो उसको मैप पे भी देख लीजिए लोकेट करके। नेक्स्ट है लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र यवाटा किस देश में स्थित है? यवाटा फेमस है ये आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसको ध्यान रखना है। और ये सिचुएटेड कहाँ पे है? जापान में। कनाडा का इसमें से कौन सा शहर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेपर इंडस्ट्री। तो ये आपका जो है टोरंटो जो है ये काफी फेमस है पेपर इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा। फिर इसके अलावा जैसे ये क्यूबेक भी है, इसके बाद इसके अलावा एक और है ये क्यूबेक, है ना। क्यूबेक हमने देख लिया। ये और एक है ओंटारियो। ठीक है, इसको इन तीनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है यानी कि प्रतिशत में मापी गई वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? तो एयर है, और उसके रेफरेंस में जो उसमें ह्यूमिडिटी है, यानी कि जैसे आपने ये बारिश के मौसम में जो चिपचिपापन एक टाइप का फील करते हैं ना त्वचा पे, ह्यूमिडिटी क्योंकि एयर में होती है, तो उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम कहते हैं। वही है ऑप्शन सी। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की किस परत का प्रयोग होता है? तो हमने पहले डिस्कस किया, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, हमारी जो लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर की, तो आयनोस्फियर हमारा जो है, यहाँ पर जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं इसी एलिवेशन पे ऑलमोस्ट होते हैं। तो दिस लेयर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन, है ना। गलत युग्म का चयन करना है। कुछ डैम्स हैं और किस देश में स्थित है, काफी फेमस है वर्ल्ड लेवल पे। असवान डैम जो है, असवान हाई डैम के रूप में इसको जानते हैं, और ये कहाँ पे है? इजिप्ट में, है ना, नाइल से संबंधित। ये गलत है, अन्य तीन ऑप्शन ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, प्लीज इनको भी देख लीजिए। अथाबास्का टार सैंड किसके निक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है? ये एरिया बेसिकली अथाबास्का ऑयल सैंड के रूप में भी जाना जाता है ना। और ये डिपॉजिट्स का यहाँ पे पॉपुलर है बिटुमेन के, जो कि हमारा एक विस्कस यानी कि जो श्यान होता है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा हो, तो वो विस्कस और हैवी एक फॉर्म होता है पेट्रोलियम का, इसके लिए फेमस है ये। ऑप्शन सी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है। अथाबास्का ये जो रीजन है किस देश में स्थित है? ठीक है, कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है रूर क्षेत्र, इसमें से किस देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये है जर्मनी में, है ना। भारत में प्रवासन यानी कि जो लोगों का माइग्रेशन होता है एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, है ना, मेन फैक्टर्स। तो देखिए सबसे ज्यादा तो यही है कि पैसे की कमी से गरीबी, है ना। फिर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दूसरे शहरों में या जहाँ पे माइग्रेशन ऐसे इसीलिए होता है ताकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हों। एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं, और महिलाओं का विवाह जो होता है तो वो भी एक काइंड ऑफ कह सकते हैं माइग्रेशन का फैक्टर होता ही है। ठीक है, 1 2 3 4 चारों सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो इंडिया में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो उसमें नवीनतम के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो जो इनकी कमीशनिंग होती है ना, जब से क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं ये, इसके लिए क्रिटिकल टर्म यूज होता है। ठीक है, तो लगभग 2017 से ये है ना कुडनकुलम, तो ये सबसे नवीनतम मानेंगे हम, है ना, जो तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे करंट अफेयर्स का मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। अभी हमने आपने जो अच्छा है आपको बता दें, हमारा एक चैनल है ओनली करंट अफेयर्स टेलीग्राम में, तो उसमें जो है आप उसको फॉलो कर लीजिए। तो उसमें क्या होता है, प्रतिदिन है ना जो उस दिन के आसपास की न्यूज होती है, तो उस पर आधारित 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, तो इससे आपका करंट अफेयर्स भी कवर होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमने कवर करवाया हुआ है कि अभी अनाउंसमेंट जो की गई है रिसेंट भारत सरकार के द्वारा, तो एज पर दैट कि इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया का जो हमारा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो उस सिटी का नाम बताइए जरा कमेंट करके। उस जनजातीय समूह की पहचान करनी है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, तो ये है गद्दी ट्राइब। निम्नलिखित में से किस देश के पास तेल का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार है? लार्जेस्ट नोन रिवर, ये मतलब क्या कह सकते हैं रिजर्व्स, है ना, जो हमारे ऑयल के है लगभग
300 बिलियन बैरल्स के आसपास का ये एस्टिमेट है। साउथ अमेरिका रीजन में है वेनेजुएला, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लॉरेन नॉर्मैंडी सेंट्रल मैसिव, ये सब आयरन ओर की माइनिंग साइट्स हैं और किस देश में स्थित है। देखिए अभी जैसे ये हमने देखा ऊपर जर्मनी के हमने सेंटर्स देखे, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज या फिर मिनरल्स के साइट्स हैं इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर हर बार घुमा फिरा करके, तो ध्यान रखना है इसको। फिलहाल ये वाले जो हमारे साइट्स हैं ये फ्रांस में है। विश्व के कुछ प्रमुख डैम्स का नाम है और किस रिवर से एसोसिएटेड है, किस पर बने हैं, तो उसके संबंध में सुमेली ट्यूब में नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्लीज इसको देख लीजिए। जो हमारा ये हूवर डैम है ना, ये यूएसए में है और संबंधित है ये कोलोराडो से, है ना, कोलोराडो रिवर, तो ये जो है सही हो गया कोलोराडो के साथ। अब बाकी तीन भी देख लीजिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि पृथ्वी जो है हमारे पास जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के रूप में, है ना, तो क्या होता है सरफेस हमारा उसको ऑब्जॉर्व कर रही है, फिर उसको क्या होता है री रेडिएट करती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव, है ना, ये रेडिएशन के रूप में। तो जो है यही जाकर के जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इसको कुछ कुछ एब्जॉर्व करती हैं, है ना, तो जो कि एक तरीके से एटमॉस्फेयर को हीट करने का कार्य कर रहा है। इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा जो है ज्योग्राफी में और डिटेल में पढ़िए। फिलहाल ऑप्शन बी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा उद्योग केंद्र ब्रिटेन में स्थित नहीं है। लियोन्स जो है ये यहाँ है मैक्सिको में, ठीक है, बाकी तीन के नाम देख लीजिए। नेक्स्ट है वेनेजुएला का प्रमुख उद्योग केंद्र मराकैबो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मराकैबो एरिया हमने पहले भी डिस्कस, मराकैबो नहीं सॉरी, ये ऑयल रिफाइनिंग या ऑयल के जो रिजर्व्स के बारे में हमने डिस्कस किया वेनेजुएला को, ठीक है, तो यहीं पे ये जो है उद्योग है ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री के रूप में। अभी हमने ऊपर ह्यूमिडिटी की बात की थी रिलेटिव, तो उसी के संबंध में क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी के बारे यानी आर्द्रता के बारे में सही कथन का चयन करना है। सही क्या पूछा गया है या गलत, बहुत ध्यान से देखा करिए, इसके चक्कर में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं आते हुए भी। तो आर्द्रता का स्तर ओस, वर्षा या कोहरे पर निर्भर करता है। तो जो हम देखते हैं ह्यूमिडिटी की मात्रा एयर में, तो तीनों ही कारक हैं, इस पर डिपेंड करता है और इसका स्तर वातावरण के तापमान और दबाव पर भी निर्भर करता है, ठीक है, तो दोनों बातें ही ठीक हैं इसके फॉर्मेशन और अवेलेबिलिटी जो एयर में है उसके संबंध में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही कथन को चुनना है, ठीक, तो यह गर्म महासागरीय सतह पर उत्पन्न और विकसित होता है। देखिए बात हो रही है हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। साइक्लोन्स के बारे में प्लीज वैसे अलग से पढ़ ही लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसकी जो कह सकते हैं इसका फॉर्मेशन होता है, तो पृथ्वी पे जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, इनके बीच का एरिया है, यहीं पे ओशनिक सरफेस पे इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक। और कोरियोलिस फोर्स के बारे में अलग से पढ़िएगा, एक रोटेशनल फोर्स जो हमारा है, तो ये बेसिकली जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है साइक्लोन का, तो जो हवा इसके लो प्रेशर एरिया में जाने का प्रयास करती है उसको काइंड ऑफ डिफ्लेक्ट करने का काम करता है कोरियोलिस फोर्स, तब इसकी जो है फॉर्मेशन हो पाती है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो ठीक है। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे, साइक्लोन्स और इन जो टर्म्स है हमारे कोरियोलिस फोर्स, इन सब के बारे में भी पढ़िए। नेक्स्ट है सूर्य तप, इंसोलेशन टर्म होता है बेसिकली इंग्लिश में, तो उसके बारे में सही कथन का चयन करें। तो जो सूर्य से हमारी ऊष्मा आ रही है ना, पावर, तो सोलर रेडिएशन जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है उसको ही सूर्य तप या इंसोलेशन कहा जाता है। तो सिर्फ पहला कथन ही हमारा जो है वो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गलत कथन पूछा गया ना, तो यही चीज ध्यान देने वाली होती है कि इसमें से क्या सही या गलत है, उस हिसाब से हम विकल्प को चुनेंगे। तो भारत में अधिकांश कोयला जो है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में पाए जाते हैं। तो मैप पे देखिएगा जो 78 डिग्री हमारा ये ईस्टर्न हमारा लॉन्गिट्यूड है, तो इधर का एरिया ही ना ये है उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड वाला, तो यहीं पे मेनली अधिकांश कोयला भारत का जो ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। और क्या है आगे कहा गया कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड राज्य भारत के कुल कोयला उत्पादन का 50% से अधिक का उत्पादन करते हैं। तो ये बात भी ठीक है, प्रोडक्शन वाइज इनका ही 50% से ज्यादा का योगदान कलेक्टिवली होता है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का उनके पड़ोसी देशों के विस्तार का सही आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो इसका हमने शॉर्ट ट्रिक पहले बताया था कि बड़े से छोटे के क्रम में शॉर्ट ट्रिक है बाउंड्रीज का 55, ठीक है। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल,
तो सबसे ज्यादा 4000 प्लस किलोमीटर्स का तो बांग्लादेश के साथ ही है। सबसे यहाँ पे इन 4 की ऑप्शन में भी बात की गई है। तो नेपाल का सबसे कम हो जाएगा, है ना। तो 2 ऑप्शन देखिए आपके ऐसे कट गए, है ना, क्योंकि छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है ना। फिर पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो ऑप्शन दूसरा सही है। 2 कथन फिर से है, सही को चुनना है। अमोनिया जो हमारा होता है, यूरिया का एक इनपुट होता है, कंपोनेंट होता है। तो इसका जो कह सकते हैं, ये जो अमोनिया उत्पन्न होती है वो कहाँ से, नेचुरल गैस से। तो ये ठीक है। और सल्फर जो होता है, फोरिक एसिड जो होते हैं हमारे जो फर्टिलाइजर्स, उसके लिए एक रॉ प्रोडक्ट होता है। और ये सल्फर जो बन रहा है कैसे, ऑयल रिफाइनरीज का एक बाई प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ठीक ही है दोनों। अच्छा, कोई अमोनिया का वो हमें बताएगा फॉर्मूला, कमेंट करके बताइए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अब गलत को चुनना है। हरित क्रांति जो मुख्य रूप से भारत में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज खास करके गेहूं और चावल को बढ़ाने से संबंधित रही। तो 1966 ऑनवर्ड्स हम जो देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में, तो उसके परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, ठीक बात है, लेकिन इसकी वजह से क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के जो लाभान्वित राज्य हैं, खास करके हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ एरिया राजस्थान का, तो यही मुख्य रूप से लाभान्वित हुए पूरे भारत में, है ना। तो इससे क्या हुआ कि इन एरियाज में किसानों की आय बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, ठीक है। और बाकी के क्षेत्र में इन कंपैरिजन टू इन एरियाज के उतनी चीजें हुई नहीं। तो क्या हुआ, एक दोनों क्षेत्र के किसानों के बीच में ये एक तरीके से डिस्पैरिटी उत्पन्न हुई। तो दोनों बातें तो ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक। और यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका एग्जामिनेशन जुलाई में शेड्यूल्ड है। अभी भी आप चाहें तो पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। आपके लिए स्पेशली इस एग्जाम के जो है कह सकते हैं डिजाइन में हमारे ग्रुप्स डिजाइन है, हमारे जो स्टडी मटेरियल है, इसके अलावा प्रैक्टिस के पर्पज से टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, या फिर आपका एग्जाम में आरओ के एग्जाम में हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसके लिए अलग से हमारे ग्रुप्स हैं। इसके अलावा आप मेंस की भी तैयारी करना चाहें तो इन सभी के लिए जो एडमिशन की जानकारी है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी। आप उस पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हम इंश्योर कराते हैं आपके इन ग्रुप्स के माध्यम से, ठीक है। तो इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। एक बिजली संयंत्र जहां बिजली बनाने के लिए, टरबाइनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ईंधन जलाकर प्राप्त किया था, उसे क्या कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें टरबाइन्स, है ना, इसका एक इमेज देख लीजिएगा, जैसे गोल गोल होते हैं, तो उसको मूव करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हीट पर्पज, है ना, मतलब हीट से जनरेट होती है। तो हीट कैसे हम उसमें उत्पन्न करेंगे, थर्मल पावर प्लांट में, जहां पे मुख्य रूप से कोयला यूज करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है अराकेरी का युद्ध 1791 में लड़ा गया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के जो ड्यूरेशन में आप देखते हैं, तो किस स्थान पे लड़ा गया था, तो ये है ये श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले पार्टीज का नाम क्या, कोई कमेंट करके हमें बताएगा। इनमें से किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ, जो है ये रावलपिंडी की संधि हुई थी 1980 में, ठीक है। इसको जो है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से अफगान के रीजन को इंडिपेंडेंट कह सकते हैं स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, और उनको खुद के फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करने की शक्ति इसी ट्रीटी के माध्यम से ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई। इसमें से कौन तारीख है शेरशाही के लेखक थे। इसमें मुगल एम्परर अकबर के टाइम पीरियड पे, जैसे हम ये पहले हमने सब देखा है ना कि कई सारे राइटर्स होते, तो उसी में से एक थे बास खान सरवानी, है ना, इनकी पुस्तक है ये। मुगल शासकों के मकबरों के संबंध में गलत युग्म का चयन करना है। बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक के जो मुगल ये हुए, है ना, इनके टॉम्स प्लीज याद रखें। बाबर का काबुल में है, अफगानिस्तान में। शाहजहां आगरा, औरंगजेब दौलताबाद, बहादुर शाह जफर लाहौर नहीं है, लाहौर में जहांगीर का है, ठीक। बहादुर शाह जफर का यहाँ पे है म्यांमार में, ठीक है। और अकबर बच गया, अकबर का आगरा में है। और हुमायूं भी, हुमायूं दिल्ली में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन देवता पूषण को किसका देवता माना गया है। कई सारे फेमस डाइटीज का लिस्ट पढ़िएगा जो पेड ग्रुप में होंगे, उनके पास होंगी चीजें, है ना, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ऋग्वैदिक जो देव माना गया पूषण वो थे पशुओं से संबंधित, एनिमल्स।
अब ऋग्वैदिक काल में ही ऐसी शब्दावली जो कि कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र था। कमर के नीचे जैसे आजकल आप क्या पहनते हैं, पैंट वगैरह पहनते हैं ना, तो उस समय जो कपड़ा जो हम पहनते रहे होंगे लोग, तो उसको नीवी बोलते थे, है ना, इस ऋग्वैदिक शब्दावली में। सबसे छोटे ग्रह बुध के पास सूर्य की परिक्रमा करने के लिए पृथ्वी के केवल 88 दिन होते हैं। तो जैसे हमारे पृथ्वी का जो एक दिन का समय अवधि है, तो उसके लगभग 88 दिन में बुध जो है एक सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो उसका कारण क्या है? तो बेसिकली क्या है, सन से क्लोजेस्ट है ना, तो जो इसका ये है हमारा कह सकते हैं ऑर्बिटल पाथ, ये भी छोटा है, तो इस वजह से जल्दी ये कवर हो जाता है। तो सूर्य से डिस्टेंस इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में है? ये काइंड ऑफ एक्टिव वोल्केनो है, इधर सुंडा स्ट्रेट वाले रीजन में है ना, तो इंडोनेशिया। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, तो सबसे बड़ा स्रोत यही है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य देशों से हमने चीजें ली हैं उसकी लिस्टिंग्स भी बड़ी है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से काफी प्रभावित हुई है? इन ऑप्शंस में से अपने उत्तर को चुनें और कमेंट करके हमको बताइएगा। यहाँ पे हमने आज का वीडियो कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस प्लीज साथ के साथ रिवाइज कर लें अपने नोट्स वगैरह में से। एडमिशन की जानकारी मैंने आपको बताई, आप अभी भी अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले लीजिएगा अगर चाहें तो। और यहाँ पे जो उत्तर पूछे होंगे उसको कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।